आज का हमारा प्रश्न है हिंदी के मानकीकरण पर टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानकीकरण क्या है। किसी भाषा को आदर्श रूप में व्यवस्थित करना उसको मानक करना कहलाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं मानक भाषा। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। कहने का तात्पर्य व्याकरण की शुद्धि के रूप में, शब्दों ध्वनियों की शुद्धि के रूप में एक भाषा को परिनिष्ठित करना ही उसे मानक भाषा करना कहलाता है। भाषा का वह रूप जो उस भाषा के प्रवक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वह भाषा को सीखते हैं, उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। जिस भाषा का व्यवहार शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। हिंदी हमारी मानक भाषा है क्योंकि शिक्षा में, सरकारी कामकाज, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी हमारी मानक भाषा है। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि अथवा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी हमारी मानक भाषा है। मानकीकरण मानक भाषा के विकास के 3 सोपान हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी भाषा मानकीकरण के स्तर पर चलते हुए 3 चरणों में वह पूरित होती है। सबसे पहले वह बोली, फिर भाषा, फिर मानक भाषा। कोई भी बोली है वह परिनिष्ठित होकर भाषा बनती है। भाषा अपना आदर्श और परिनिष्ठित रूप प्राप्त करके मानक भाषा बनती है। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है, अर्थात उस भाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप में प्रयोग होना भाषा का मानकीकरण कहलाता है। अब प्रथम सोपान बोली। समझते हैं कि बोली किस प्रकार भाषा का रूप धारण करती है। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय भूमि कहा जाता है। बोली हम उसी को कहते हैं जिसका उपयोग एक सीमित आंचलिक क्षेत्र में होता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं होता। इसे शिक्षा, अधिकारी, कार्य व्यवहार तथा साहित्य का माध्यम नहीं माना जाता है। तत्पश्चात है द्वितीय सोपान भाषा। वही बोली कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है। उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण भाव व्याकरणिक सांचे में ठंडी लगती है। उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यवहार आदि में प्रयोग होने लगता है, तब वह बोली ना होकर भाषा के रूप में संज्ञा प्राप्त कर लेती है। जब किसी भी बोली में कुछ लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है, तो वह विकसित होती है, भाषा शुद्ध रूप प्राप्त करती है। धीरे धीरे भाषा का विस्तार होता है, उसके शब्द भंडार का विस्तार होता है, वह व्याकरण के सांचे में ढाली जाती है, तब वह बोली धीरे धीरे भाषा का रूप धारण करने लगती है। तृतीय सोपान है मानक भाषा। अब कोई भी भाषा मानक रूप कब प्राप्त करती है? यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का चित्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, आदर्श के रूप में ग्रहण कर लेती है, उसका परिनिष्ठित रूप हो जाता है। जब कोई भाषा एक आदर्श भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है, तो वह एक परिनिष्ठित रूप कहलाती है, अर्थात उस भाषा में व्याकरण की शुद्धता होती है, शब्द भंडार की अधिकता होती है और आधिकारिक रूप से वह प्रयोग में लाई जाती है, तब वह भाषा परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय तकनीकों एवं कानूनी शब्दावली होती है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है। उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय आदि भी कहा जाता है। जब कोई भाषा विस्तृत हो जाती है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, शब्दावली बढ़ जाती है, उसका प्रयोग अधिकाधिक रूप में होने लगता है,
साहित्य में उसका अत्यधिक प्रयोग होने लगता है, तब वह भाषा मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। और हिंदी आज वर्तमान समय में हमारी मानक भाषा है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, साहित्य में हिंदी का प्रयोग होता है। अब है मानक भाषा के तत्व। ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रमुख, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता, बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता, सर्वाधिक एकरूपता, यह मानक भाषा की विशेषताएं हैं कि उसका एक इतिहास होता है, उसकी स्वयं की सत्ता होती है, वह केंद्रमुख होता है, बहुसंख्यक लोगों में प्रयोगशील होता है, सहज होता है, बोधगम्य होता है, उसका अर्थ स्पष्ट होता है, व्याकरण के नियम शुद्ध होते हैं, व्याकरणिक रूप से शुद्ध होता है, सर्वाधिक एक रूप होता है। वह मानक भाषा की विशेषताएं हैं। मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। मानकीकरण के लाभ के साथ यह दोष भी है कि भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। अब हम समझते हैं कि हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क, ख, ग, ज, फ इन 5 शब्दों में अरबी फारसी भाइयों के लिए चिन्ह के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। नुक्ता क्या है? छोटी सी जो बिंदी हम लगाते हैं, तब हम क को ख ऐसा पढ़ते हैं, ख को ख, ग को ग, इस टाइप का हम पढ़ते हैं। शब्द के नीचे छोटी सी बिंदी से हम नुक्ता कहते हैं। अरबी फारसी में उर्दू के शब्द में इसका अधिकतर प्रयोग होता है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन किया। जो हिंदी है उसकी जो मानक रूप है वह खड़ी बोली हिंदी मानक रूप में है, वही राजभाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सबसे महत्वपूर्ण युग है। द्विवेदी युग के पहले हम भाषा के विकास में पढ़ते हैं कि जब द्विवेदी युग आता है तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी का अत्यधिक प्रचार प्रसार करते हैं। उससे पहले जो हिंदी लिखी गई है वह शुद्ध हिंदी ना होके ब्रज मिश्रित, अवधि मिश्रित हिंदी का प्रयोग हुआ है। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं तो वो हिंदी के मानकीकरण के लिए एक अभियान के रूप में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कार्य करते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से एक आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के द्वारा खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंक को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया, साथ ही अन्य आशा साधकों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी के सद्गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम पर एक व्याकरण लिखा। हिंदी का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो है वह द्विवेदी युग में ही होता है। खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना भी मानी जाती है। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय द्वारा रचित, यह भी द्विवेदी युग में रचित रचना है। छायावादी युग में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलन का प्रयास नहीं हुआ, किंतु भाषा के रूप में मानक रूप अपने आप से स्पष्ट होता चला गया। जो हिंदी को रूप द्विवेदी युग में मिला वह धीरे धीरे शुद्ध और मानक रूप प्राप्त करते गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिसे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में 2 संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदू परिषद का तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, इन 2 संस्थाओं ने विशेष
प्रयास किए हिंदी के मानकीकरण के लिए। भारतीय हिंदी परिषद भाषा के सिवा मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग ने उठाया। धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई जिसमें डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर ब्रिजेश्वर शर्मा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता आदि सदस्य। धीरेन्द्र वर्मा ने चिन्हों में एक रूपता, हरदेव बहारी ने वर्ण विन्यास की समस्या और हिंदी व्याकरण तथा हिंदी शब्द भंडार का स्त्रीकरण पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर हिंदी को मानक भाषा के रूप में स्थान देने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किया। हिंदी भाषा की विशेष उपलब्धि वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के न्यायिक कामकाज में तीसरी अधिकृत भाषा के रूप में हिंदी को शामिल किया गया। यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। इन सभी ने हिंदी के मानकीकरण में और हिंदी को विश्व में स्थान दिलाने में अपना योगदान दिया। अब विश्व के हिंदी सम्मेलन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष शिवसागर राम गुलाम थे। मॉरिशस की तत्कालीन राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। दूसरा हिंदी सम्मेलन 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुई मॉरिशस में किया गया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 30 अक्टूबर 1983 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। चौथा सम्मेलन 30 अक्टूबर 1993 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। पांचवा हिंदी सम्मेलन 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया था। छठा हिंदी सम्मेलन लंदन बिटवीन में 1999 में आयोजित किया गया था। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में सूरीनाम में आयोजित किया गया था। आठवां हिंदी सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया था। नौवां हिंदी सम्मेलन 2012 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 10वां हिंदी सम्मेलन भोपाल भारत में 2015 में आयोजित किया गया था। 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में आयोजित किया गया था। तो यह सभी क्रमवार वर्षवार हिंदी के सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन के क्रम थे। धन्यवाद।